तो दोस्तों भारत का सबसे करीबी डिफेंस एलाई है रशिया, और इस कारण आप एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत में जितने भी हथियारों को इंपोर्ट किया जाता है उसका ज्यादातर रशियन हथियार ही होता है। इवन पिछले साल भी भारत के द्वारा सबसे अधिक मात्रा में हथियार रशिया से ही परचेज किया गया था। पर दोस्तों ये परचेज दिन ब दिन घट रहा है और पहले के सालों के मुकाबले में ये अब काफी कम हो चुका है। रशिया से भारत द्वारा हथियार खरीदने को कम करने के पीछे जहाँ पे कई सारे कारण है, तो वहीं पे एक बहुत बड़ा कारण है आत्मनिर्भर भारत। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के कारण काफी हद तक रशियाई भारत को सही ढंग से हथियारों का सप्लाई नहीं कर पा रहा है। लेकिन दोस्तों इन सभी चीजों के साथ साथ चाइना का चालबाजी भी शामिल है। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा प्रयास चलाया जा रहा है कि कैसे करके भारत को अमेरिकन हथियारों को खरीदने पे मनवाया जा सके और रशियन हथियारों से दूर रखा जा सके, तो वहीं पे चाइना की तरफ से भी चालबाजी को अपनाया जा रहा है ताकि रशिया भारत से दूर हो जाए और भारत को हथियार सप्लाई ना करे। और शायद काफी हद तक चाइना इस मामले में सफल भी हुआ है, क्योंकि हाल ही में रशिया के 2 हथियारों को लेकर भारत को काफी बड़ा झटका मिला है, जिनमें से दोस्तों पहला हथियार है सुखोई 30 MKI। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत के द्वारा रशिया से करीबन 12 एडिशनल सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को परचेस करने का इरादा रखा गया था, ताकि जिन 272 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है उन एयरक्राफ्टों में से जो एयरक्राफ्ट अब तक क्रैश हुआ है उन एयरक्राफ्टों का जगह को भरा जा सके और इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में 272 एयरक्राफ्टों को बरकरार रखा जा सके। पर हाल ही में कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि शायद भारत का ये प्लान संपूर्ण ना हो और भारत को एडिशनल 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट ना मिले। बेसिकली हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के एक रिपोर्ट में पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के हवाला देते हुए बताया गया है कि जो 12 एडिशनल सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को रशिया से हासिल करने का इरादा था उसके ऊपर ऑनगोइंग इकोनॉमिकल सैंक्शन के कारण पानी फिर गया है। और दोनों देशों के बीच में इस इकोनॉमिकल सैंक्शन के बाद एक तरीके से ऑल्टरनेटिव पेमेंट को लेके भी रजामंदी नहीं हो रहा है, जिस कारण पेमेंट को लेके मुश्किलें आ रहा है और शायद ऐसे मुश्किलों से भारत आसानी से उभर ना सके और रशिया से ये 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को ना खरीद पाए। जबकि दोस्तों एडिशनल एयरक्राफ्टों को ना खरीद पाने से शायद भारत को इतना मुश्किल ना हो, लेकिन जो डील ऑलरेडी हो चुका है जिसके अंतर्गत भारत को पेमेंट करना बाकी है उसका क्या होगा ये भी अभी से नहीं कहा जा पा रहा है। अब दोस्तों इस रिपोर्ट में इस बात का भी जानकारी दिया गया है कि ये जो ऑनगोइंग सिचुएशन है या फिर जो घटनाएं घट रहा है उसे देखते हुए एयरफोर्स की तरफ से भी हथियारों को परचेस करने को लेकर जो बजट रखा गया था उसमें भी कमी किया गया है और रशिया से खरीदे जाने वाले हथियारों की संख्या को भी काफी घटाया गया। और दूसरी तरफ एयरफोर्स अपने मॉडर्नाइजेशन के लिए अब लोकली मेड हथियार या फिर कहे तो इंडिजीनियस हथियारों की तरफ फोकस को और अधिक केंद्रित करने जा रहा है। अब दोस्तों भारत की तरफ से तो लंबे समय से रशिया से ये 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के किट को खरीदने को लेकर बातचीत किया जा रहा है, जिसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक स्थित प्लांट में ही मैन्युफैक्चर किया जाना था। पर दोस्तों प्राइस अधिक होने के कारण एक तरीके से कह सकते हैं कि ये डील हॉल्ट में लगा हुआ था। पर अब बताया जा रहा है कि नासिक स्थित ये जो प्लांट है इसे क्लोज कर दिया गया है। और कल की ही खबर में मैं आप लोगों को बताया था कि नासिक में जहाँ पे सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट बन रहा था वहाँ पे अब इंडियन एयरफोर्स के तेजस एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। पर रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि ये जो सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के प्लांट है ये फिर से रीओपन हो सकता है अगर ऑर्डर संपूर्ण होता है, मतलब दोनों देशों के बीच में डील के ऊपर हस्ताक्षर होता है तो। क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के पास बड़े मात्रा में सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट है और एक तरीके से ऐसे प्लांट का आवश्यकता इसीलिए भी है क्योंकि इन एयरक्राफ्टों को मेंटेनेंस, ओवरहॉल और रिपेयर भी करना होता है। अब दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की तरफ से असल में ये 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को इसीलिए खरीदा जाना था ताकि साल 2002 से लेके अब तक जो इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के 10 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुका है या हादसे का शिकार हो चुका है उन एयरक्राफ्टों के जगह को भरा जा सके। जबकि दोस्तों 12 एयरक्राफ्ट खरीदा जा रहा है, मतलब 2 एयरक्राफ्ट बच जाएगा और दोस्तों ये 2 एयरक्राफ्ट असल में उन दोनों एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करेगा जो कि लंबे समय से कई सारे हथियारों के टेस्ट के लिए एज ए टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों इन दोनों सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट संपूर्ण रूप से अब टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट के रूप में ही इस्तेमाल हो रहा है, जो अब तक अस्त्र मार्क 1 और ब्रह्मोस ए जैसे मिसाइलों को टेस्ट कर चुका है। जबकि आने वाले समय में अस्त्र मार्क 2, रुद्रम 1, रुद्रम 2 जैसे मिसाइल और रुद्रम 3 जैसे मिसाइलों के टेस्ट के लिए भी इन्हीं एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाएगा। पर दोस्तों बात यहाँ पे यह है कि रशिया जहाँ पे इतने बड़े इकोनॉमिकल सैंक्शन के बीच में फंसा हुआ है और लगातार भारत को इस बात के लिए मनवा रहा है कि भारत रशिया से ऑयल परचेस को बरकरार रखे, तो वहीं पे ऑल्टरनेटिव पेमेंट को लेकर रशिया की तरफ से जिस तरीके का रवैया अपनाया जा रहा है उससे तो ये बात साफ हो जाता है कि रशिया असल में किसी और के इन्फ्लुएंस में है और ऐसे देश के इन्फ्लुएंस में है जो नहीं चाहता है कि भारत और रशिया के बीच में हथियारों का डील हो जिससे कि भारत और स्ट्रॉन्ग हो। और दोस्तों ऐसे देश में चाइना का संभावना सबसे अधिक है। हालांकि दोस्तों अमेरिका भी इस प्रयास में है कि भारत रशिया से दूर हो जाए, लेकिन फिलहाल अमेरिका के बस में नहीं है भारत को रशिया से दूर करना। अब दोस्तों मैं यहाँ पे चाइना का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले ही रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में एक मुलाकात हुआ था
और दोस्तों इस मुलाकात के बाद भारत को एक बहुत बड़ा झटका मिला था और दोस्तों वो झटका था S-400 मिसाइल। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2018 में खरीदा हुआ ये मिसाइल का डिलीवरी असल में पिछले साल से ही शुरू हो चुका है और भारत को अब तक करीबन 3 स्क्वाड्रन मिसाइल मिल चुका है। पर बाकी के बच्चे जो 2 स्क्वाड्रन मिसाइल है उसे लेके बताया जा रहा है कि शायद भारत को ये समय पे ना मिले और इसमें कुछ लंबे डीले भी हो सकता है। अब दोस्तों S-400 जैसे मिसाइल अगर भारत तक नहीं पहुंचता है तो इसमें सबसे बड़ा फायदा चाइना को ही होगा, क्योंकि चाइना को पता है कि ये जो मिसाइल है ये भारत पाकिस्तान के खिलाफ उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेगा जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल चाइना के खिलाफ होना है। दोस्तों S-400 मिसाइल 400 किलोमीटर रेंज का है और दोस्तों भारत इसे अगर चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक डिप्लॉय करता है, खास करके नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर में, तो वहां पे चाइना के एयरक्राफ्टों के द्वारा मंडराना भी इम्पॉसिबल रहेगा। दोस्तों पेमेंट को लेकर रशिया की तरफ से जो आनाकानी किया जा रहा है, माना जा रहा है कि ये शायद चाइना के इन्फ्लुएंस की वजह से या फिर कहे तो चाइना के एक तरीके से प्रेशर की वजह से हो सकता है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के बाद रशिया काफी हद तक अब चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, खास करके अपने इकोनॉमी के वजह से। आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना रशिया से बड़े मात्रा में ऑयल को जहां पे परचेज कर रहा है तो वहीं पे रशिया की इंडस्ट्री भी एक तरीके से चाइना के सप्लाई के ऊपर ही निर्भर है। और दोस्तों ऐसे में अगर चाइना रशिया से ऑयल नहीं परचेज करता है और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंटों का सप्लाई नहीं करता है तो रशिया की इंडस्ट्री भी ठप हो जाएगा और ऑयल के जो इकोनॉमी है वो भी संपूर्ण रूप से बंद हो सकता है। और दोस्तों शायद इसे देखते हुए चाइना की तरफ से रशिया को इस बात के ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है कि रशिया भारत से अपने आप को दूर रखे और हथियारों के सप्लाई भारत को बंद करे। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जितना हद तक रशिया को चाइना का जरूरत है उतना ही हद तक चाइना को भी रशिया का जरूरत है। यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना और रशिया दोनों ही अमेरिका जैसे देश को अपना प्रतिद्वंदी और दुश्मन मानता है। और रशिया जहाँ पे यूक्रेन के फ्रंट में एक तरफ अमेरिका से इनडायरेक्टली लड़ रहा है तो वहीं पे चाइना अमेरिका से डायरेक्टली लड़ने का प्रिपरेशन कर रहा है। और अगर चाइना के द्वारा ताइवान को हथियाने का प्रयास किया जाता है तो एक तरीके से अमेरिका के साथ चाइना के डायरेक्ट लड़ाई हो सकता है। और दोस्तों ऐसे में चाइना भी चाहेगा कि उसके साथ रशिया रहे ताकि वो एक तरीके से डिप्लोमेटिकली और मिलिट्रीली स्ट्रांग रह सके। ऊपर से चाइना ये भी नहीं चाहेगा कि उस दरमियान भारत इतना स्ट्रांग हो कि अमेरिका को खुल के मदद कर सके और अगर चाइना भारत के बॉर्डर में घुसपैठ करने का प्रयास करे तो भारत उसे भी मुंह तोड़ जवाब खाली ना दे बल्कि चाइना के अंदर घुस के चाइना को जवाब दे सके। और दोस्तों शायद इसी कारण की वजह से चाइना की तरफ से रशिया को इस बात के ऊपर मनवाया गया होगा कि एटलीस्ट सब हथियारों के सप्लाई बंद ना किया जाए तो कम से कम हथियारों के सप्लाई को डिले किया जाए। वैसे तो दोस्तों ये साफ साफ दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है कि रशिया इस तरीके का रवैया क्यों अपना रहा है, लेकिन जिस तरीके से रशिया काम कर रहा है ये एकमात्र चाइना को ही फायदा देगा। अब दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि रशिया और यूक्रेन के लड़ाई में भारत के द्वारा जहाँ पे रशिया को खुल के समर्थन नहीं दिया गया तो वहीं पे रशिया के विरोध में भी भारत की तरफ से कोई काम नहीं किया गया। पर चाइना एक तरीके से वेस्टर्न के देशों को चैलेंज करने के लिए खुल के रशिया का समर्थन कर रहा है और कुछ खबरों में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि चाइना रशिया को हथियारों का भी सप्लाई भरपूर मात्रा में कर रहा है। अब ऐसे में दोस्तों अगर रशिया चाइनीज हथियारों के ऊपर डिपेंडेंट हुआ होगा तो ऑब्वियसली चाइना ये भी चाहेगा कि वो अपना कुछ फायदे को निकाल सके और भारत को कमजोर कर सके। यहाँ पे दोस्तों रशिया की तरफ से हथियारों के सप्लाई को अगर इस तरीके से अचानक से रोका जाता है या डिले किया जाता है तो ये भारत के लिए काफी चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि काफी हद तक बड़े हथियार और बड़े मात्रा में हथियारों को लेके भारत रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। और दोस्तों इसीलिए मेरा मानना यह है कि भारत को अभी से ही अपने डिपेंडेंसी को कम से कम करना चाहिए और एटलीस्ट हथियारों के सप्लाई चेन का एक ऑल्टरनेटिव को भी तलाशना चाहिए। फिलहाल भारत इंडिजीनियस तरीके से सप्लाई चेन को काफी हद तक इंडिजीनियस कर चुका है, लेकिन रशियन हथियारों के ऊपर डिपेंडेंसी को संपूर्ण रूप से जीरो करने के लिए और भी 5 से 10 साल तक लग सकता है। पर यही 5 से 10 साल फिलहाल भारत के लिए चैलेंजिंग होगा और भारत को एक तरीके से अपने डिप्लोमेसी का पावर दिखाते हुए रशियन सप्लाई को फिर से एक बार शुरू करवाना पड़ेगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि चाइना के कहने पे क्या रशिया की तरफ से इस तरीके का रवैया अपनाया जा रहा है? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।